चलिए जी, गुड इवनिंग। हमारा जो सैम्पलिंग एस्टिमेशन का टॉपिक था, वो टॉपिक बढ़ता हुआ काफ़ी आगे पहुंच गया था। काफ़ी चीज़ें हमने समझनी शुरू करी थी। आज उसको, जो उसका न्यूमेरिकल पार्ट है, उसको थोड़ा सा रिफाइन करेंगे। कुछ और कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और उनके न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। तो इस तरह से सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन में जो पहला पार्ट है सैम्पलिंग वाला, वो हमारा काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। ठीक है, हम लोग उसको एक कंफर्ट जोन में लेके आ सकते हैं। तो शुरू कर रहे हैं, और कोई भी क्वेरी होगी लास्ट में लेंगे। किसी भी तरह की क्वेरी को लास्ट में, बीच बीच में बात करते रहेंगे हम आपसे। ठीक है, चलिए स्क्रीन पे आप देखिए, आपका वो टॉपिक दिखाई दे रहा है जो हम लोग कवर कर रहे थे, और काफ़ी चीज़ें हम इसमें कवर कर चुके थे। तो जो चीज़ें हम कवर कर चुके थे, उसके बाद हमने लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल को पकड़ा था। और न्यूमेरिकल में एक जो फॉर्मूला जो यूज हुआ था, उस फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे एक बार दिखा दूं, जिससे आपको थोड़ा सा रिवाइज सा हो जाए। वो फॉर्मूला है ये। ठीक है, और ये फॉर्मूला जो इसमें यूज किया गया था, उसमें यूज करने के अलग अलग स्टाइल की तरह यूज किया था। तो अगर आपको यूज करना है तो आप इस तरह लिखेंगे सिंपल, कि z इज इक्वल टू 1/सिग्मा एक्स बार माइनस म्यू। ये जो फॉर्मूला है, इसमें जो स्टैंडर्ड एरर है उसकी जगह क्या यूज करेंगे, ये करेंगे। इससे जेड स्कोर आता है, और जेड स्कोर की टेबल को हम प्रोबेबिलिटी टेबल में देखते हैं और अपने आंसर को कन्वर्ट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में 1.67 था, दूसरी वैल्यू 0.83 थी। तो उन वैल्यूज को हमने टेबल में देखने के बाद इनकी परसेंटेज वैल्यू निकाली थी। जैसे 1.67 का जो वैल्यू था वो 45.25 था। ऐसे ही 0.83 का जो वैल्यू था वो 0.2967 था। तो ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया, यहाँ रिवाइज करने की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें कुछ और पॉइंट निकल के आते हैं। उन पॉइंटों को हम लोग कैसे समझेंगे, उसको देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग क्या है, देखो, सैम्पलिंग फ्रॉम नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन। अभी मैं फिर आपको माइक खोल के पूछता हूं आपसे, कि जो हमारी ये थ्योरी चल रही है, ये थ्योरी किस तरह की पॉपुलेशन में अच्छा काम करती है, ये आंसर चाहिए भाई। फिनिटी रैंडम नहीं, फिनिटी रैंडम तो एक टेक्निक है। मैंने पूछा कि ये जो सैम्पलिंग है किस तरह की पॉपुलेशन में अच्छा काम करती, जो हमने पढ़ा। फाइनाइट infinite population, normal population. हाँ, अब आया आंसर, नॉर्मल पॉपुलेशन। नॉर्मल पॉपुलेशन मीन्स, बार बार मैं जब भी मैं ऐसा शुरू करता हूँ ऐसे बोलता हूँ, देखिए ऐसे करता हूँ और ऐसे एक ग्राफ बनाता हूँ, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। यानी पॉपुलेशन इस तरह से है कि मोस्ट ऑफ द पर्सन एवरेज उसमें है, कुछ लोग लोअर उसमें है और कुछ लोग हायर उसमें है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन। लेकिन क्या अगर आपके पास कोई पॉपुलेशन एबनॉर्मल आ जाए, एबनॉर्मल मीन्स ये एबनॉर्मल है, मीन्स कुछ लोग यहाँ है बाकी मोस्ट ऑफ द पर्सन इधर है, तो ये क्या है, नॉर्मल नहीं है। तो ये वाला जो अब शुरू होगा 13.5, सैम्पलिंग फ्रॉम नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन। अगर आप नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन में हैं, आपके पास डेटा जो है नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन के हैं, तो उसकी सैम्पलिंग कैसे करते हैं। अच्छा, इसके बारे में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन वाला एग्जाम्पल हो, जिसमें जो डेटा है वो इस तरह से नहीं है कि काफी डेटा बीच में है, काफी डेटा लोअर है और काफी डेटा हायर है। ऐसा है क्या? सोचिए सोचिए। HNI customers. एग्जैक्टली HNI। अब एक इधर देखिएगा, अगर मैं HNI का भी डेटा बनाऊंगा तो वो भी HNI हमारा स्टार्ट 5 लाख से होता है, और HNI हमारा 500 करोड़ पे भी हो सकता है। तो 5 लाख से शुरू करते हुए मोस्ट ऑफ द पर्सन इधर आएंगे, फिर इधर आके फिर ऐसे होंगे। तो अगर हम ऐसा आपकी वाली बात को समझें कि HNI कस्टमर क्या एबनॉर्मल होती है, नॉन नॉर्मल होती है, तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मीन्स वो नॉर्मल भी हो सकती है, विद इन ए ग्रुप वो नॉर्मल हो सकती है। ठीक है,
और कोई डेटा एग्जाम सोचो। सर बैंक के कस्टमर ले लिए तो नहीं, मतलब कस्टमर में कौन सा डेटा लेंगे? उनकी एज लेंगे, उनकी इनकम लेंगे, उनका बैलेंस लेंगे, या क्या करेंगे? ऑल कस्टमर, मतलब जिसमें बिलो पॉवर्टी लेवल वाले भी है, मतलब जनधन खाते वाले भी है, और तो वो तो अगेन फिर नॉर्मल हो जाएगा, उसमें हर कैटेगरी के लोग आ गए। सर इंटरनेट यूजर्स, नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऐसा बोलना पड़ेगा डिफरेंट ब्रांच में इंटरनेट यूजर। तो वहां पर ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर ब्रांच में तो इतने हैं, यहां से यहां तक सब में इस्तेमाल, लेकिन एक ब्रांच में क्या हो रहा है, इतने सारे हैं। जैसे साउथ में ठीक है, ज्यादा होंगे। हाँ, तो ये नॉन नॉर्मलिटी में आ सकता है। फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, किसमें? फॉरेक्स ट्रांजेक्शन। फॉरेक्स ट्रांजेक्शन में ऐसा हो सकता है कि कई ब्रांचों में नहीं है, एक ब्रांच में ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा, एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने। In the preceding section, we stated that when population is normally distributed, the sampling distribution of the mean is also normal. Means जैसे हमने एक एग्जांपल किया था ना कि हमने पॉपुलेशन का मीन निकाला और सैंपल के डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकाला, तो क्या आया था? सेम आया था। But we come across many populations that are non-normally distributed. How does the sampling distribution of the mean behave when population from which sample are drawn is not normal? कि means अगर आपका population not normal है तो हम कैसे इसका बिहेवियर में क्या चेंज होता है? तो यहां पर उन्होंने एक एग्जांपल दिया है। क्या एग्जांपल दिया है? एक टेबल दे दी है इन्होंने नीचे, ठीक है, और 5 मोटरसाइकिल ओनर हैं, और उन 5 मोटरसाइकिल ओनर के जो टायर की लाइफ है उसके बारे में डेटा दिया है इसमें। ठीक है, पॉपुलेशन इज टू स्मॉल, कितनी है पॉपुलेशन यहाँ पे? छोटी है, कम 5 है। ठीक है, बी अप्रोक्सीमेटेड बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लेट अस टेक ऑल द पॉसिबल सैंपल ऑफ द ओनर्स इन ग्रुप 3। अब 3 के क्या बना लिया इन्होंने? ग्रुप बना। कंप्यूट द सैंपल मीन, जैसे हमने पिछली बार निकाला था। एग्जाम्पल उसी तरह का है, केवल डेटा में फर्क है। एंड कंप्यूट द मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। किसी को समझ में आ रही है मैं ये लाइन क्या मैं बोल रहा हूं? कि जो Yes, काम sir. हमने पहले किया था NCR 5 में लोगों करते की हैं। हाइट पे सेम करना है, लेकिन अब टायर की लाइफ पे करना है। तो टायर की लाइफ पे देखिए, इस डेटा को देख के भी आप बता सकते हैं दिस इज क्या है, ये नॉट नॉर्मल। क्यों? क्योंकि एक का देखो 3 महीने, ये एक का 3 15 फिगर महीने, छोटी छोटी हैं, अचानक से 2 फिगर क्या हो गई? बड़ी हो गई। बड़ी हो गई। ठीक है, मींस किसी का टायर 3 मंथ चला, इसका भी 3 चला, इसका 6, इसका 9 चला, उसका कितना चल गया? 15। ठीक है, यही डेटा अगर इस तरह से होता 3, 5, 7, 9, 11, तो कैसा होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो डेविएशन इन्होंने ज्यादा हो हमें गया। बताने के लिए एक ऐसा डेटा लिया है जो क्या है, नॉट नॉर्मली नॉट नॉर्मल। डिस्ट्रीब्यूटेड, और वो दिख जाता है आपको डेटा से दिख जाएगा कि कोई बहुत छोटा स्मॉल वैल्यू का भी डेटा है और कोई बहुत बड़ी वैल्यू के डेटा ज्यादा है, मतलब इधर 9, 15 इधर ज्यादा आ गए। ठीक है, तो उस लास्ट एग्जांपल में हमने क्या निकाला था? पूरे पॉपुलेशन का निकाला था। हाँ, कितना आया था? 162। आया था, ध्यान है कुछ? यस सर। इसमें कितना आया? 7.2 आया। ठीक है, उसमें भी हमने बहुत सारे सैंपल बनाए थे ना, इसमें कॉम्बिनेशन। बना लिए हमने, अच्छा। इसमें बना लिए। ठीक है, तो इसमें भी अगर बनाया हमने हर एक को उठाया, तो जब हम इसको भी करके यहां पर इसमें टोटल करके इनका अलग अलग उसका निकाला, तो क्या आया? सेम आया। सेम। इसका मतलब ये हुआ कि डेटा चाहे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हमेशा पॉपुलेशन के किसके बराबर आएगा? मीन के बराबर। हाँ, मींस उसका रीजन एक और है
इसमें देखो 15 कितने टाइम यूज हुआ है, 1 2 3 4 5 टाइम, ठीक है। 9 कितने टाइम यूज हुआ देखना है, 1 2 3 5 5 5 5। टाइम 6 कितने टाइम हुआ, 5, 5 ठीक है। तो ऊपर वाले भी तो ले- 9 जोड़ेंगे, हैं ऊपर वाले में भी तो 2 बार 9 आया है। कहाँ ऊपर वाले में, इधर 7 times 1 9 डी एफ जी या इसमें 9 कुछ आया गड़बड़ ना, कर रखा है क्या? बीच में सर। हाँ बीच में तो आया ना। एक मिनट रुको। सात 7 बार आया। इसमें कुछ गड़बड़ कर रखा है क्या, एक मिनट रुकिए। इसमें सैंपल लिया है EFG DFG DEG, तो ये 5 बुक में 5 ही दिए हो, देखना जरा एक बार। अच्छा EFG जो ले रहा है वो इसका पहला अक्षर ले रहा है, CDEFG, तो इसमें CDE सर CDE 336 होना चाहिए ना, CDE 336 it is taken here 339 कुछ गड़बड़ कर रखा भाई इसने, क्योंकि CDE है, सही कह रहे हैं आप, CDE क्या होना चाहिए, 3 + 3 + 6 होना चाहिए था, इसमें 9 ले रखा है। बुक में सेम है ना, हाँ सब बुक में सेम। चलो मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, अभी बात करते हैं। इसको मैं अभी थोड़ी देर में देखता हूँ कहीं से कुछ निकल। इनका ये सम 72 आ रहा है क्या, yes sum is correct sir 72 as per book सम तो 72 आ रहा है और डिवाइड कर रहा है 10 डेटा से, सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन कहीं 15, हाँ एक तो गड़बड़ ये कर रखा है। यहाँ देखिए ये G है ना, तो यहाँ पे कितना यूज कर रहा है, 9 यूज कर रहा हूँ नहीं कुछ गड़बड़ है इसमें, कुछ गड़बड़ है। इसको होल्ड करता हूं मैं, अभी मैं देखता हूं कि कहाँ गड़बड़ है, ठीक है। ठीक। अभी इन्होंने क्या करा है कि दोनों का मीन निकाला तो कितना आया 7.2। इनका एलोबरेशन देखते हैं क्या बताता है यहाँ पे देखिए। नाउ वी लुक एट 13.3a which shows the population distribution of tire lives for the 5 motorcycle owner, a distribution that is anything but normal in shape. We show the sampling distribution of the mean sample size of 3, taking information from table itna. Notice the difference between the probability distribution. In figure, the distribution look like more like the bell shape of the normal distribution. If we repeat this exercise and enlarge the population size to 4, we could take sample of the different size, then plot the sampling distribution of the mean that would occur for the different size. This will show quite dramatically how quickly the sampling distribution of the mean approaches normality regardless of the shape of the population distribution. ये जो पैराग्राफ है इसका मतलब मैं अभी समझा रहा हूँ, वो वाली जो बात है ना कि वो सैंपल 3 लिए, उनकी वैल्यू क्यों वो ले रखी उसने आगे पीछे, उसकी बात मैं देखता हूँ। मैं कुछ मेरे को इसमें रीवर्क करना पड़ेगा, कहीं कुछ मिस हो गया अभी में से। लेकिन यहाँ ये बोल रहा है कि जब हम सैंपल का साइज बढ़ाते जाते हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये 1 क्वेश्चन आएगा आपका। इफ वी एनलार्ज, जब हम सैंपल साइज को एनलार्ज करते हैं, सॉरी जब हम पॉपुलेशन साइज को एनलार्ज करते हैं, इसे 40 लिखा ना बुक में, हाँ सर 40। अगर हम पॉपुलेशन को इंक्रीज कर दें और डिफरेंट टाइप के सैंपल लेते हैं हम और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, तो वो ये कह रहा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन का साइज बढ़ता जाता है तो हमारा जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पहुंचता जाता है, नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी में। और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब क्या है, ये
ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूं मैं, जरा देखिएगा। 5 कितने हैं इसमें? 5 2 1 2 2 है, तो 1 2। 6 कितने हैं? 2। 2 7 कितने हैं? 1 1 1। 8 कितने हैं? 3 2 Three. 3 नहीं 2 3 3 1 Three है 2 sir. 3। अच्छा और 3 9 कितने हैं? 1। 1 10 कितने हैं? 1। 1 1 तो इसका ग्राफ कैसे बना? ये नॉर्मल बना। डिस्ट्रीब्यूशन। वेल तो सेड। क्या ये नॉर्मल है? नहीं 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 है, क्योंकि यहाँ गड़बड़ कर गया ये। नॉर्मल का पहचान ये है कि यहाँ से पैरेलल जाएगा, उठेगा, पिक करेगा, फिर डाउन होगा ना, तो ये नॉर्मल नहीं है। तो अभी इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपना पॉपुलेशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के सैंपल लेते हैं, उस कंडीशन में जो हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरफ को अप्रोच करेगा? नॉर्मल नॉर्मल के पास में। नॉर्मलिटी को। मीन्स ये है, अगर हम अपने पॉपुलेशन का साइज बढ़ा देते हैं, उसके बाद डिफरेंट सैंपल लेते हैं, डिफरेंट साइज के सैंपल लेते हैं, और उन सैंपल का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, तो वो नॉर्मलिटी को की तरफ को जाता है। ठीक है, ये 13A है इसका ग्राफ, पॉपुलेशन की बात करता है, और ये 13B है, ये उसके टायर की लाइफ के एवरेज को दिखा रहा है। चलो, अब इसमें ये जो है यहाँ लिखा हुआ है, इसमें से अगर 1 क्वेश्चन नहीं आएगा तो मेरे को फोन जरूर करिएगा। क्यों, क्या रीजन है? सेंट्रल लिमिट थ्योरम नाम का कोई ना कोई क्वेश्चन थ्योरी में पूछता है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम का कोई ना कोई क्वेश्चन वो थ्योरी में पूछता है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या है। उसने बोला द एग्जाम्पल ऑफ द अबव टेबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द अबव ग्राफ टेल अस मैनी थिंग। बहुत सारी बातें बता रहा। पहली बात क्या बता रहा? फर्स्ट, द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन will equal to the population mean regardless of the sample size even the population is not normal। ये वाला पॉइंट है, ये अभी हमने जो देखा कि पॉपुलेशन का मीन कितना निकाला उसने, 7.2 और सैम्पलिंग का कितना निकाला था उसने, 7.2। जबकि हमारी पॉपुलेशन नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड थी। लिख रहा है ना, इफ द पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मल, तब भी हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जो मीन होगा वो इक्वल होगा किसके मीन के? पॉपुलेशन। तो एक पॉइंट ये निकल के आई। अब बोलता है एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन विल अप्रोच नॉर्मलिटी। जैसे जैसे हमारा सैंपल साइज बढ़ता जाएगा तो हमारे जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है वो भी कैसा आएगा? नॉर्मल। पहला पॉइंट तो ये है कि आपका पॉपुलेशन का मीन और आपके लिए हुए सैंपलों के मीन का मीन कैसा होगा? हमेशा सेम इक्वल होगा। एक ही एक पॉइंट होगा। तो ये आ गया। दूसरा पॉइंट आएगा कि सैंपल साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैसे आता है? नॉर्मलिटी। नॉर्मल आता है। ठीक है, ये दो पॉइंट थ्योरी में जब पूछेगा ना कि आउट ऑफ दीज विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये दो बातें होंगी। ठीक है, अगला पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन द शेप ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द शेप ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन of the mean is called central limit theorem। क्या बताओ, कोई अपनी भाषा में बताओ, अंग्रेजी हिंदी में कुछ भी। What is central limit पॉपुलेशन theorem? डिस्ट्रीब्यूशन और सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड है और यही सेंट्रल लिमिट थ्योरम। हाँ, उनका जो रिलेशन है, रिलेटेड नहीं है, उनके बीच में जो रिलेशन है उसी को हम सेंट्रल लिमिट
थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है आगे, सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इन ऑल द स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। जो भी हम स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस निकालते हैं उसमें वो ये जो हमारी ये थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है। इट एश्योर अस दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन approaches normal as the sample size increases। बार बार इस सेंटेंस उसके पीछे बात बता रहा है कुछ वो, एक्चुअली a sample does not have to be very large for sampling distribution। क्यों? उसने कहा एक बात बोली है कि a sample does not have to be very large। किसके लिए? ऑफ द मीन टू अप्रोच ने, मतलब नॉर्मेलिटी को आने के चक्कर में आपको सैंपल क्या नहीं करना है, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है। क्योंकि सैंपल अगर आप बड़ा बड़ा लेते जाते हैं तो नॉर्मेलिटी तो आ रही है, लेकिन कहां फेल हो रहे हैं आप, कौन सी थ्योरी फेल हो जा रही है? सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या? नहीं, आपका खर्चा बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा, टाइम खर्च होगा, टाइम आपका नहीं। सैंपल लेने का जो उद्देश्य था, जो पर्पस था, वो सर्व नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो, स्टैटिस्टिशियन यूज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज एन अप्रोक्सीमेशन टू द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन व्हेनेवर द साइज ऑफ सैंपल साइज इज एटलीस्ट 30। एक क्वेश्चन, मतलब जो मैंने ऊपर 1 क्वेश्चन लिखा है, इन लाइनों में वो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। वो पूछता है कि सैंपलिस्ट जो भी हैं, जो स्टैटिस्टिशियन है, उन्होंने एक नंबर चूज कर लिया। उन्होंने कहा आप दुनिया में से कितने भी डेटा से अगर आप 30 डेटा उठा लेंगे तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आएगा? नॉर्मल आएगा। और वो नॉर्मल अगर आता है तो वो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप बोलोगे कि नॉर्मेलिटी के लिए कितना साइज एटलीस्ट आप सैंपल में लेते हैं? 30। एक आंसर है इसका। यस सर, एक क्वेश्चन था। उसका रीजन ये भी है कि जो 30 है ना, जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, जैसे 30 में 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 3 4 5 6 5 4 3 2 1, तो ये 30 में एक बेल कर्व का शेप आ जाता है डेटा में। ठीक है, अगर मैं केवल 5 डेटा लूं तो हो सकता है 5 डेटा में ऐसे आ जाए और 3 यहां आ जाए और 1 यहां और आ जाए, तो वो नहीं बनेगा, ऐसा हो गया। ठीक है, 30 लेने में उनका एक्सपीरियंस है कि 30 अगर डेटा लेते हैं तो वो नॉर्मली, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, और उससे हम पॉपुलेशन के बारे में क्या लगा सकते हैं? अप्रोक्सीमेशन, कि भाई इतना लगभग होगा। ठीक है, बट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन कैन बी नियरली नॉर्मल विद द सैंपल ऑफ इवन हाफ साइज। अब एक पॉइंट सुनो यहाँ पे, उसने कहा कि 30 को प्रेफर करते हैं, बट the sampling distribution of the mean can be nearly normal with sample of even half size। अब मान लिया आपकी पॉपुलेशन कितनी है? 28 मान लिया, तो आप इसमें से अगर 4 ले लेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा? नॉर्मल आ जाएगा। तो दोनों बातें आ गई कि एक तो बोला कि एटलीस्ट 30 ले लो, दूसरा क्या बोला? बट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन कैन नियरली नॉर्मल विद द सैंपल साइज ऑफ कितना? हाफ साइज। बोलो, दोनों पॉइंट समझ में आए या नहीं आए? यस सर। इधर आप 30 ले लीजिए और आप हाफ साइज सैंपल ले लीजिए, क्योंकि मान लिया आपके पास पॉपुलेशन 20 की है, तो आप 30 का कहां से लोगे? नहीं ले पाओगे ना। उस कंडीशन में क्या कह रहा है? 10 ले लो, हाफ ले लोगे तो भी आपका हो जाएगा। 10 के 2। हाँ, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट देखो, द सिग्निफिकेंस ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम
is that it permits us to use sample statistics to make inference का मतलब अनुमान लगाने के लिए about population parameter without knowing anything about the shape of the frequency distribution of the population. अब ये frequency distribution की population की frequency distribution के जाने बिना ही आप क्या कर सकते हैं, जो आपका सैंपल है उसी से पॉपुलेशन के बारे में क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते सर ये पॉइंट रिपीट कर दीजिए। हैं। और यही चीज हाँ, जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम की सिग्निफिकेंस है, हाँ और सर, सेंट्रल लिमिट की थ्योरम की सिग्निफिकेंस या सेंट्रल लिमिट ये कहती है कि अगर आप जैसे जैसे अपना सैंपल साइज बढ़ाते जाओगे तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो होगा वो किस तरफ को जाता जाएगा, नॉर्मलिटी की तरफ को जाएगा। यही सेंट्रल लिमिट थ्योरम है। हाँ तो वो सर, कहता है कि इसी सेंट्रल लिमिट की जो बेस है, ये जो कॉन्सेप्ट है, उसी से हम लोग सैंपल के मीन को ही किसका मीन बोल देते हैं, पॉपुलेशन पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन का। मतलब जो सैंपल के जो देखो, इट परमिट्स अस टू यूज सैंपल स्टैटिस्टिक टू मेक इन्फरेंसेस अबाउट। पॉपुलेशन पैरामीटर्स। इस थ्योरी की वजह से, इस थ्योरम की वजह से ही हम सैंपल के जो डेटा होते हैं उन्हीं डेटा से पॉपुलेशन के बारे में फिगर आउट करते हैं। और विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट द शेप ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन का कुछ भी शेप हो, पॉपुलेशन का कुछ भी शेप हो, नॉर्मल हो या नॉन नॉर्मल हो, हम अपने सैंपल साइज को ठीक कर ले अगर, तो हम पॉपुलेशन के बारे में क्या कर सकते हैं, इन्फरेंस लगाते हैं। और ये हमें कौन परमिट करता है, सेंट्रल सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ठीक है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमें परमिट करती है। चलिए, अब आया एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट इसमें। ठीक है, क्या बोलता है, एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन सैम्पलिंग, द रिलेशनशिप बिटवीन सैंपल साइज एंड स्टैंडर्ड एरर। अच्छा, इसमें मैं बिना बुक को पढ़े हुए अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप बताइए कि सैंपल साइज अगर बढ़ता जाएगा तो स्टैंडर्ड एरर कैसी आएगी? कम आएगी सर, कम आएगी। कम कम आएगी। आएगी सर। ठीक है, यस सर। तो ये हम लोगों ने पहले भी सीख लिया था, लेकिन फिर भी हम नीचे देखते हैं। वी सॉ अर्लियर इन दिस चैप्टर दैट स्टैंडर्ड एरर इज मेजर्ड डिस्पर्सन ऑफ किसका, सैंपल मीन। मीन्स सैंपल के जो मीन आए ना, डिस्पर्सन माने बहुत सारे जो आए, उसका हम सैंपल मीन्स का जो डिस्पर्सन है, और ये बोल रहा है कि वो पॉपुलेशन मीन्स के क्या होता है, आसपास जो अराउंड होता है। ठीक है, अच्छा, द डिस्पर्सन डिक्रीजेस इफ क्या, स्टैंडर्ड एरर क्या है, कम हो जाए। कम है अगर। ठीक है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड एरर ज्यादा है तो हमारे जो सैंपल का मीन होगा वो पॉपुलेशन के मीन से ज्यादा दूर होगा। यस ठीक, सर। इसको मैं ऐसे थोड़ा सा बताता हूँ, रुको। देखो, मान लिया वीडियो रिकॉर्डिंग रुक। यहाँ देखिए, मान लिया कि ये आपका पॉपुलेशन का मीन है। ठीक है, पॉपुलेशन का मीन एक लाइन है। ये डेटा आपका सैंपल का डेटा कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, और दूसरे सैंपल का डेटा इस तरह आ रहा, यहां आ रहा। तो आप देख रहे हैं कि ये पहला वाला तो पॉपुलेशन के नजदीक है? मतलब जो
पॉपुलेशन का मीन है उसके नियर टू नियर चल रहा है। ये कब हो सकता है? जब आपकी स्टैंडर्ड एरर क्या होगी? कम कम होगी। कम हो गई। कम हो गई। स्मॉल होगी। और यही गैप हमारा एक तरह से स्टैंडर्ड एरर है कि हम पॉपुलेशन से कितना दूर चल रहे हैं। और स्टैंडर्ड एरर जो होती है प्लस माइनस का मतलब या तो हमारा सैंपल का मीन छोटा आ रहा है या सैंपल का मीन पॉपुलेशन से बड़ा है। बढ़ा आ रहा है। ठीक है, अगर हमारा स्टैंडर्ड एरर बढ़ जाएगा तो उसी अकॉर्डिंग एक गैप भी हमारा बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा। और ये जो गैप वाली लाइन है दिस इज नोन एज बढ़ जाएगा। डिस्पर्सन। कितना फैला हुआ है पॉपुलेशन मीन के, कितना आसपास फैला हुआ है वो। ठीक है, चलो आगे देखो कहाँ गए। हाँ, then the values taken by the sample mean tend to cluster more closely। जब आपकी स्मॉलर है तो आपके म्यू के बराबर क्लोज होती है। Conversely, if the dispersion increases, the value taken by sample mean tend to cluster less closely around, मतलब less होती दूर जाती। We can think this relationship this way: as the standard error decreases, the value of sample mean will probably be closer to the Value of population mean. as the standard error decreases, the precision with which the sample mean can be used to estimate the population increase means जब आपका ये स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज होता है तो आपका प्रिसिशन का मतलब क्या होता है? एक तरह से एक्यूरेसी वर्ड सुना है आपने? प्रोबेबिलिटी। एक्यूरेसी मतलब उसकी जो है ये मानने का कि लगभग अब ठीक आ रहा है, बिल्कुल ठीक। If we refer to equation, we can see that an increase standard decrease मतलब जैसे जैसे n इंक्रीज करता है वैसे वैसे क्या डिक्रीज कर रहा है? स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर। और n का मतलब क्या है यहाँ पे? सैंपल साइज। सैंपल साइज। तो Sample ये हम size. बार बार पढ़ते आए हैं कि सैंपल साइज का बढ़ना हमारी एरर को क्या करता है? कम कम करता है। करता है। कम करता है। ठीक है, दिस हैपेंस बिकॉज इन एन इक्वेशन अ लार्जर डिनोमिनेटर ऑन द राइट साइड वुड प्रोड्यूस स्मॉलर। ये क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है? नीचे देखिए, ये है फॉर्मूला, है ना। अगर आपका n बढ़ता जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, तो आपका स्टैंडर्ड एरर क्या होगा? कम होगा। कम होगा। कम होगा। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है 10 के लिए एग्जांपल ले रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है? 39.63। और अगर 100 के लिए ले रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। आगे देखिए, we have what have we shown as we increase the our sample size 10 to 100। तो ये मैंने पैराग्राफ वही जो ऊपर यहाँ मैंने बताया। ठीक है, आगे it is true that sampling more item will decrease the स्टैंडर्ड एरर। but the benefit may not be worth of। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा सैंपल लेने का भी फायदा तो है लेकिन आपका पर्पज खत्म हो जाएगा। ठीक है, it seldom pay to take excessively large sample। managers should always assess both worth मतलब वो सब चीजें देखनी पड़ती हैं and the cost of additional precision means आप कह रहे बिल्कुल एक्यूरेट लिख के आओ। आपने 100 लोगों के डेटा को एस्टिमेट करना है, टोटल पॉपुलेशन 100 है और आपके मैनेजर ने कह दिया आपसे अगर एक्यूरेट नहीं हुआ तो नौकरी से छोड़ बाहर जाओगे, तो वो नौकरी से बचने के लिए क्या करेगा? पूरे 100 का लेगा। हाँ, कहेगा अब चेक करो जरा। आप समझ में आ रही बात? Yes. कहता लो चेक कर लो, एक भी जो मैंने बताया वही निकलेगा, भले ही वो उसको बताया मैंने तो 10 का सैंपल लिया। ठीक है, चलो अब इस चैप्टर का एक बहुत
इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया, क्या? फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लाई मल्टीप्लायर। मींस जो आपकी स्टैंडर्ड एरर है इसमें एक ब्रैकेट और जोड़ना है। और कैसे जोड़ना ब्रैकेट? वो इनटू के साथ। इनटू तो इसीलिए उसको क्या बोला? Multiply. मल्टीप्लायर। मल्टीप्लाई मल्टीप्लायर। और पूरे का नेम क्या दे दिया उसने? फाइनाइट Finite पॉपुलेशन मल्टीप्लाई। ये उस पॉइंट ऑफ टाइम पे काम आता है व्हेन योर पॉपुलेशन इज Finite. फाइनाइट। ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक बहुत बड़े मेले में जाइए और वहां से कुछ सैंपल लेके आइए, तो ये वाला ब्रैकेट यूज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। अगर मैं कहूं हो भी सकता और नहीं भी हो सकता तो? नहीं हो सकता। सर कुछ अगर सर टिकट वाला सिस्टम होगा तो हो जाएगा, डिपेंड करता ना सर किस चीज का नहीं बिल्कुल तो ठीक। नहीं होगा। हाँ, वही बात कि पॉपुलेशन बड़ी हो हम्म, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो काउंटेबल ना हो। जैसे डिपेंड करता ना। क्रिकेट मैच देखने कितने लोग आए, यस सर हो आपके जाता है। बैंक में कितने कस्टमर हैं, हम्म ठीक है? तो जहां पे काउंटिंग पॉसिबिलिटी वहां तो फाइनाइट हो जाएंगे, हम्म ठीक है? और जहां काउंटिंग पॉसिबल नहीं है वहां इनफाइनाइट हो जाएंगे। और जब इनफाइनाइट है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते तो उसमें इसका जिक्र नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन फाइनाइट है तो इस ब्रैकेट का जिक्र होगा। ठीक है? पॉपुलेशन मल्टीप्लायर समझ में आ गया? किस समय यूज करेंगे? जब आपका काउंटेबल हो। पॉपुलेशन काउंटेबल हो। अब मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं, ये देखो सामने। हम्म, पहली बात तो फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर है क्या? वो फॉर्मूला है या दिस? यस ये सर। जहां पर n क्या है? पॉपुलेशन पॉपुलेशन नंबर, n क्या है? नंबर ऑफ सैंपल साइज नंबर ऑफ सैंपल। सैंपल। साइज। ठीक है। इस पैराग्राफ में उसने बोला सपोज वी आर इंटरेस्टेड इन ए पॉपुलेशन ऑफ कितनी टेक्सटाइल? 20 टेक्सटाइल 20। और उस सैंपल साइज कितना लिया उसने? 5। 5। भाई इसको मत सोच लेना ये दिस इज सैंपल और पॉपुलेशन। व्हाट इज दिस? ये सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। नहीं नहीं, हाँ ये 75। हाँ स्टैंडर्ड एरर होगा ना सर। नहीं नहीं सिग्मा। नहीं नहीं, सेंटेंस पढ़ो। Our study indicate that the standard deviation of distribution of annual turnover is सैम नहीं, बिल्कुल सही बोला है, सही बोला है, सही बोला है। मैं सैम गड़बड़ कर गया, मुझे लगा। हाँ नहीं तो सर क्या हुआ सर, ये क्या हुआ? नहीं नहीं ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। Standard मुझे लगा deviation। इसने जो टेक्सटाइल कंपनी उठाई है, सब टेक्सटाइल कंपनी कौन सी उठाई है जिसमें 75 होता है। एम्प्लॉय है? मैंने ऐसा सोचा था। सही, आप सही कह रहे हैं कि ये सेंटेंस कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल टर्नओवर इज कितना? सर 75। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर जब वहां पर क्वेश्चन आएगा तो फाइनाइट और इनफाइनाइट का वर्ड लिखा रहेगा क्या? ये फाइनाइट पॉपुलेशन है। नहीं 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 नहीं, हाँ सिर्फ पहचानेंगे बताऊं कैसे? क्या लिखा रहेगा? हाँ सर। उसमें पॉपुलेशन दी है आपको। अच्छा पॉपुलेशन। जैसे सर इसमें जो हमने वो लिया था ये 5 नंबर वाला सबसे पहले, तो उसमें तो 5 लिया ना, पॉपुलेशन लिया था, तो उसको हमने क्यों इनफाइनाइट में लिया सर? नहीं, उसमें हमने इसका जिक्र नहीं किया। वो तो अभी क्या है, उस क्वेश्चन में ये स्टैंडर्ड एरर निकाल कहाँ रहे थे हम तो केवल ये बता रहे थे आपको कि पॉपुलेशन का मीन और अच्छा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन यानी इक्वल कि होता है। उसको एज ए फाइनाइट पॉपुलेशन हम काम कर सकते हैं ना, ले सकते हैं ना? कर सकते थे बिल्कुल, हाँ, हाँ, क्योंकि यही- 5 में से यही- 3 लिया आपने। हाँ ठीक है। यही सर मैं- अच्छा, अब यहाँ देखो जरा एक बार। हाँ सर। तो ये चीज क्या है? सिग्मा बार एक्स। स्टैंडर्ड अरे एरर स्टैंडर्ड एरर इनफाइनाइट। बोलो। स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड एरर हाँ। इनफाइनाइट। स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड एरर। और ये क्या है? फाइनाइट मल्टीप्लाई। फाइनाइट पॉपुलेशन multiplier। मल्टीप्लाई। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो स्टैंडर्ड एरर आ रही है
उसमें एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब ज्यादा और सर ये उससे- स्टैंडर्ड एरर होती है, हाँ, उससे क्या होगा, ज्यादा ही आपका होगी, जो स्टैंडर्ड एरर है वो हम्म। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बढ़ क्या हो जाएगा। जाएगा? चेंज हो जाएगा। और ये चेंज जो करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आंसर को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं या खराब? अच्छा अच्छे अच्छा करें। करने की। इधर देखिएगा ध्यान से, यहाँ बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाइए इसमें। आपका स्टैंडर्ड एरर नॉर्मली कितना आया? 33.4 आपका मल्टीप्लायर कितना आया? 0.888। लेस देन मल्टीपल हाँ, उससे आपका स्टैंडर्ड एरर क्या हो गया? कम हो कम गया। हो गया। कम होगी, और स्टैंडर्ड एरर कम होना एक्यूरेसी शो करता है। एक्यूरेसी ये- या हाँ, यहाँ देखो, ये पहले वाले ब्रैकेट में स्टैंडर्ड एरर हमारा क्या था? स्मॉल था। लेकिन दूसरे वाले ब्रैकेट में देखेंगे तो स्टैंडर्ड एरर क्या हो गया था हमारा? बढ़ गया था। और जैसे जैसे स्टैंडर्ड एरर बढ़ेगा तो इसका मतलब हमारा जो एस्टिमेट है, हमारा जो इन्फरेंस है, वो सही नहीं है। मजा नहीं आ रहा। बात समझ में आई कुछ? चलो, अब इसमें एक फैक्ट और है। क्या फैक्ट है? कि ये जो पॉपुलेशन मल्टीप्लायर है, किस कंडीशन में हम इग्नोर कर सकते हैं? किस कंडीशन में हम इग्नोर कर सकते हैं? ठीक है, इस एग्जाम्पल में अगर मैं ऐसा कर लूं, मैं 10 ले लूं। अभी कितने लिए हैं? 20 5 20। मैं 10 ले लेता हूं। तो बढ़ जाएगी ना सर। ठीक है, ठीक। यस सर। तो ये वैल्यू क्या आएगा बताओ? 9 इसमें एक सरप्राइजिंग थिंग है। 0.725 0.725। कभी आपने मैथमेटिक्स में ये प्रॉब्लम सुना था कि जो अंडर रूट होता है डेसिमल में, उसका अंडर रूट और बड़ा हो जाता है? सुना कभी ये बात? नहीं सर, मैथमेटिक्स की बात है ये। नहीं सर, मैथमेटिक्स से नहीं है सर। चलो अच्छा, फिगर देख के बता दो। हाँ ज्यादा हो गई रूट सर। 52 हाँ ज्यादा हो गई सर ये। है, हो रही नहीं हो रही ज्यादा? यस सर बिल्कुल सर। ठीक है, लेकिन जब हम होल नंबर का निकालते हैं तो छोटा होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये जो 0.725 है और ये 0.888 है, इसमें से आपके लिए कौन सा अच्छा न्यूज है? 0.888। सोच के बोलिएगा। ओके। 0.725 सैंपल साइज बड़ा हो गया। और कम कर देगा ना 0.725 लेते हैं हाँ तो हमारा स्टैंडर्ड एरर कन्वर्ट हो जाता है 24.32 पर। हम्म, ठीक है, तो आप अब बताओ कि इधर वाला ये 24.32 अच्छा चीज है या 29.8 अच्छा चीज है? 24.32। 24.32 एग्रीड है ना सब? यस यस सर। सर। और ये हमें गुड न्यूज क्यों मिला? क्या चेंज किया हमने? सैंपल साइज बढ़ गया। सैंपल साइज सर। अभी बात समझ में आ गई पूरी? यस सर आ गई। सैंपल साइज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हमारी एक्यूरेसी अच्छी होती है। ठीक है, और केवल एक प्रॉब्लम ये है कि जो मैनेजर आउट ऑफ 20 में से केवल 5 लोगों का सैंपल लाएगा, जो मैनेजर आउट ऑफ 20 में से 5 लोगों का सैंपल लाके अच्छा रिजल्ट देगा, वो अच्छा है, या जो 20 में से 10 में रिजल्ट लाएगा अच्छा है, वो है? 10 लाएगा 10 वाली सेकंड वाला। सर। यहाँ पर नहीं, एक 5 वाला पैसे भी तो बचा रहा है सर। हाँ, यही तो समझाना चाह रहे हैं हम।
वो 10 वाला रिजल्ट तो अच्छे ला रहा है, लेकिन पैसा भी ज्यादा खर्च कर दे रहा है। लेकिन हमें तो या तो 30 लेना है या कॉस्ट फिर कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है। 50% तो कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है। हाँ ठीक सर, है, सेंट्रल अब आप लिमिट एक बात थ्योरी। सुनिएगा। अब एक बात और सुनिए, अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा अगर आपको समझ में आ रही, कि एक बात पीछे बोली थी, उसने कहा था कि ठीक है ये 10 वाला अच्छे रिजल्ट ला रहा है, अच्छा प्रिसिशन है इसका, लेकिन फिर भी हम किसको प्रेफर करेंगे? 5 वाले को। 5 वाले को। खर्चा ठीक है। बचाने के। मतलब प्रीफर हम उसको करेंगे। लेकिन सर और सेंट्रल लिमिट है थ्योरम तो ये कहता है ना कि सर 50 या तो हाफ लो या 30 लो, ऐसे। हाफ, अब हाफ लेने में वो कहता है कि नॉर्मलिटी को चले आएंगे आप, लेकिन कई बार जब मेले में जाते हैं ना, तो मेले में जाके पता लगा आपने 20 लोगों से पूछ के भी अपना रिजल्ट दे देते हैं कभी कभी। वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम बिल्कुल है, वो कहता है अगर सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंग 30 या हाफ ऑफ द साइज लोगे तो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आएगा? नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी पे आएगा, ये कह रही है लिमिट थ्योरम। ठीक है। यस सर। अब इसमें एक पॉइंट और है कि कब तक, जो अभी हमारा यहाँ डिस्कशन चल रहा है कि हम 5 लें, 10 लें या 2 लें। ठीक है, इसके लिए एक लाइन है यहाँ पे, ऊपर है। ये है, ये लिखा हुआ है, द जनरली एक्सेप्टेड रूल इज व्हेन द सैम्पलिंग फ्रैक्शन इज लेस देन 0.0। अब सैम्पलिंग फ्रैक्शन से मतलब समझिए, जैसे आपने 100 में से 2 ले लिए, आपने 400 में से 20 ले लिए, आपने 1000 में से 30 ले लिए, और 1000 में से 50 ले लिए। जरा सबकी वैल्यू निकालिए, डेसिमल वैल्यू। सर ये वाला लेंगे बस, ये वाला 20 है? अपन नहीं, 400। अभी होगा, एक अच्छा, मिनट देखिए जरा पहले, हाँ, ठीक है। पहले आप इन सब की वैल्यू निकालिए। ओके सर, ओके। 0.05, 0.2, 0.02, 0.4, 0.05। ठीक है, यस सर। तो उसने कहा व्हेन द सैम्पलिंग फ्रैक्शन इज लेस देन 0.05। इसका मतलब ये चीज और नहीं ये लेंगे। चीज ये नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। अगर ऐसा लिया है आपने तो मल्टीप्लायर का यूज मत करो, कहता है, हाँ, मल्टीप्लाई। क्योंकि आपने एक स्मॉल वो लिया है बहुत पोर्शन। सैंपल्स। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा ये भी दिखाता हूं मैं आपको, कि यहाँ पे आप लिखेंगे 1000 माइनस 30 अपॉन 1000 माइनस 1। इट मीन्स जब आप, ये नीचे वाला P है, हाँ, और ऊपर वाला S, या मैं ऐसे कह सकता हूँ स्मॉल n अपॉन n, ये जो फ्रैक्शन की Yes, बात sir. कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप 970 अपॉन 999 का रूट है, तो 970 0.985। 0.98 आ रहा और 0.97 आ रहा, और इसका आप रूट निकालिए 9853 0.985 आ रहा है। ठीक है, अब आप देखिए कि 0.985 है ना, यानी 0.99 है, तो ये आपकी स्टैंडर्ड एरर को कितना चेंज करेगा? हाँ, ज्यादा। 1 के करीब है। हाँ, एकदम माइनर। बहुत बहुत माइनर सर। यस सर, क्या करेगा? बहुत कम चेंज करेगा। तो उतने काम के लिए इसको यूज मत करो, कहता है। फंडा समझ में आया आपको? यस सर। सिंपल कह रहा है कि अगर आपका ये फ्रैक्शन 0.05 से लेस है,
उस कंडीशन में इस फॉर्मूले का यूज मत करना। जैसे आपने अपने बैंक के सारे अकाउंट हैं, उसमें से 100 अकाउंटों को ले करके कोई स्टैंडर्ड एरर निकाली, तो क्या आप उसमें फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर यूज करेंगे या नहीं करेंगे? डिपेंड करता पॉपुलेशन पे है, डिपेंड करेगा। पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा ना सर। अरे मैंने बोल तो दिया आपके बैंक के अकाउंट्स। हाँ नहीं है सर, नहीं होगा सर, नहीं यूज अरे करेंगे। कोई भी मरा गिरा बैंक भी करेंगे होगा सर। तो मतलब नहीं लाखों में तो होंगे। तो भी 10 नंबर लाख ऑफ कस्टमर तो पता है ना सर, फाइन है। नहीं, ये यही तो समझा रहा हूं मैं कि पहला हमने समझाया कि अगर आपको नंबर मालूम है तो यूज करेंगे, बताया ना। हाँ। लेकिन अगर आपका फ्रैक्शन बहुत बोलिए कम आएगा ना सर, बहुत बहुत कम कम है, कम है, बहुत कम आएगा से कम है, सैंपल साइज बहुत कम कम, कितना 0.05। से हाँ, कम। 0.05 से कम है। कम आएगा। यस तो सर, आपने 100 कस्टमर लिया 10 लाख में से, तो डेफिनेटली वो 0.05 से कम है। कम उस आएगा। कंडीशन में उसने बोला कि मल्टीप्लाई इसका नहीं जरूरत नहीं है, नहीं इसको है। छोड़ दो। नहीं होगा। ठीक ओके है। सर। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और, ऑल्दो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कम्स फ्रॉम द इकोनॉमी। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी चीज को बढ़ाते चले जाते हैं तो उसमें मजा कम होता चले जाता है। सर ये पॉइंट नहीं मुझे समझ में आता है सर, इसका मतलब क्या ये हुआ? अरे आज समझ में आ जाएगा, आज समझ में आ जाएगा। ये सर पॉइंट उसमें एक भी है ना। आपको रसगुल्ला खाने का मन किया, हाँ सर। आप दुकान में गए, आपने जब एक रसगुल्ला खाया तो आपको जन्नत महसूस हुई, मजा आ गया। यस सर। ठीक है। फिर हाँ। आपने एक लॉ और ऑफ खाते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न। तो क्या उतना ही मजा आएगा? नहीं सर, नहीं। नहीं सर, नहीं सर। मीन्स आगे बढ़ते बढ़ते जो रिटर्न है वो कम होता जाता है। marginal utility. मतलब सैंपल हाँ, साइज, marginal। हाँ ठीक सैंपल है। साइज अब यहाँ बढ़ाएंगे देखो, तो इट फ्रैक्शन हैज ए कम डेफिनेट पड़ेगा। प्लेस इन स्टैटिस्टिक्स, इसका यहाँ पर भी है। इट सेज दैट डिमिनिशिंग रिटर्न इन सैम्पलिंग, ऑल्दो सैम्पलिंग मोर आइटम विल डिक्रीज द, स्टैंडर्ड एरर। लेकिन क्या बढ़ता है, क्या मजा क्या नहीं आएगा? पैसे भी तो खर्च हो रहे हैं, समय भी तो खर्च हो रहा है। मतलब आप स्टैंडर्ड एरर की कैलकुलेशन को मतलब डिक्रीज करते जा रहे हैं, स्टैंडर्ड को मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं। कम करने का मतलब आगे बढ़ते जा, एक और स्टेप ले रहे हैं, लेकिन उसमें आपको उतना वो नहीं लगेगा। तो बोलता है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द, सॉरी ये तो वही चीज है ना। किसको लिखा है ब्रैकेट? इसको लिखा है द इंक्रीज प्रिसिशन मे नॉट बी वर्थ द कॉस्ट बिकॉज n is the denominator, when we increase the standard error decreases। तो ये वही बात कर रहा है कि भाई इसमें क्या होगा, हमारे पास क्या होगा खर्चा ज्यादा, हम लोग खर्चा ज्यादा करेंगे। ज्यादा सैंपल लेते जाएंगे तो जो प्रिसिशन आ रहा है, आपका एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है, लेकिन हर एक्यूरेसी बढ़ने के साथ आपका कहीं पे कॉस्ट बढ़ रहा है। एक वो लग रहा है कि नहीं टाइम ये ज्यादा खर्चा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ठीक है। यस सर। तो दोस्तों ये मैंने सैम्पलिंग वाला टॉपिक ईच एंड एवरी लाइन से कवर किया है। यस सर। रिक्वेस्ट है कि ऐसे टॉपिक जिसको हमने इस तरह पढ़ा है वो मिस नहीं होना चाहिए। और एक थ्योरी और, आपने पूछा आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न समझ में नहीं आता, मैं बताऊं, अगर आपने पूरी किताब पढ़ी तो समझ लो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न काम कर रहा है। आप आधी किताब पढ़ें लेकिन कैसी पढ़े? सॉलिड, परफेक्ट, परफेक्ट एकदम। यस उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कहीं मिला उसे करो, उसका आंसर नहीं आ रहा उसको ट्राई करो। ठीक है। तो रीडिंग में भी यही है कि ज्यादा कोर्स कवरेज करने से आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न काम करेगा। यस सर। क्योंकि आपके पास जो समय है उसमें आप उतना याद नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर बोल रहा हूँ कि CIB का अगर BFM पास करना है तो सिर्फ 2 मॉड्यूल अगर अच्छा से पढ़े तो पास नहीं हो पाएंगे? सिर्फ 2 मॉड्यूल पर ज्यादा कंसंट्रेट करें तो? 3 मॉड्यूल, तीन
और एक मॉड्यूल बिल्कुल छोड़ दे? छोड़ के हो सकता है, अच्छा, इसलिए हो सकता है कि जो 3 मॉड्यूल है, देखो आप बेसल को तो छोड़ ही नहीं सकते, यस सर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है मतलब। और बेसल के साथ आप डी मॉड्यूल नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसमें बेसल का पार्ट है, ठीक है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है उसमें फॉरेक्स, और बिलीव कीजिए फॉरेक्स में जो भी कुछ है शुरू के चैप्टर, उसमें एक एक चीज हम लोग पढ़ते और समझते हैं। हाँ सर, फॉरेक्स समझ बेसल आ में जाता थोड़ा है। कॉम्प्लिकेसी आ सकती है, ठीक है। तो जो सी वाला मॉड्यूल है उसमें क्या फैक्ट बहुत सारे, थ्योरी भी है तो न्यूमेरिकल भी उसमें, ठीक है। तो कोई भी 3 आप कर लो, लेकिन बी और डी नहीं छोड़ सकते आप। BOD। हाँ, बी और डी दोनों जरूर बेसल हैं। करिए, उसके साथ आप चाहे सी को कंप्लीट कर लीजिए। सी में प्रॉब्लम पता कहाँ आती है, सी के न्यूमेरिकल का कंटेंट नहीं मिलता। वो लोग क्या करते हैं पता है, लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे हमारे, ट्रेजरी डिपार्टमेंट में थे, वो ये कहते एग्जाम देने के बाद जब आए तो कह रहे सब हम जो वहाँ बैंक में ट्रेजरी लेवल पे प्रैक्टिकल करते हैं ना, वो क्वेश्चन आए हुए थे 2-3। मीन्स उसका मटेरियल एज सच इजिली अवेलेबल नहीं हो पाता। तो मैंने अपनी बात जो है वो कह दी, ठीक है। I think we may leave some chapters but not module. हाँ मॉड्यूल नहीं अब आपके पास जो टाइम है ना मैम, अगर आपके पास पूरा 6 मंथ होता तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट है ये। अब हमारे पास 2 मंथ से भी लेस समय रह गया है Yes, sir. अब में, ठीक है। सर 1 मगर 20 डेज है। हाँ सर मगर सब मॉड्यूल और हर एक चैप्टर से तो क्वेश्चन आता है, हम कैसे अरे उसको तो मैं क्या कह रहा हूँ, पास हो जाएंगे। आपको लाने कितने मार्क्स ये बताओ पहले। 50। सर 50। सर पढ़ाई जो हम पढ़ाई करते हैं उसमें से भी सर माने एरर हो भूल जाता है। जाते हैं, बिल्कुल होता है, बिल्कुल मान रहा हूँ। तो 3 चैप्टर का मतलब 70 मार्क्स में से अगर आपका 25 गड़बड़ भी हो जाता है, ठीक है, और उसके अलावा जो 20 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़े उसमें से भी तो टिक तो मार के आएंगे। Yes, हाँ हाँ, ये सर, तो मगर लास्ट बार जो न्यूमेरिकल्स आया था हाँ उस सर लास्ट बार जो न्यूमेरिकल्स आया था उसका आंसर न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन था जिसमें आंसर न्यूमेरिकल नहीं था, उस माने ऑप्शंस उसको एनालिटिकल था, ठीक है। वो एनालिटिकल का मतलब जैसे अभी हमने ये पढ़ा सैम्पलिंग का कि हमारा कोई आंसर आया तो उसको भी वो एनालाइज करा रहा है कि ये जो आपका आंसर आया बताइए कि ये गुड आइडिया होगा बैड आइडिया, इस तरह ना। हाँ सर, जैसे कि हम एक एग्जांपल देना चाहते हैं, आप एक रेशियो एनालिसिस का एक क्वेश्चन आया था, मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत इजी है मगर कठिन होता है। जैसे कि एक 3 बैंक का कुछ रेशियो दिया था, बैलेंस शीट दिया था, उसमें से रेशियो निकालना था और किस बैंक इस आइडियल की तरफ ज्यादा है। जैसे कि हम तो ठीक है, मैं समझ गया और सब भी समझ गए। इसमें यही बात है कि जब हम आपको न्यूमेरिकल करा रहे हैं या थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो जो हम पढ़ाने के साथ एडिशनल चीजें बोल रहे हैं, जो पढ़ाने के साथ एडिशनल चीजें बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि ये बैंक बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इसने ऐसा किया, इसका ये बढ़ गया, एक्चुअली वो चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहा है वहां पे। जेआईबी में तो आपका फॉर्मूला निकाला और जो आंसर आ गया आपका टिक हो गया। इधर क्या कर रहा है वो कि जो आपका आंसर आ रहा है वो उस अकॉर्डिंग एनालिटिक में वो फिट बैठ रहा नहीं बैठ रहा है, तो इस तरह का है, ठीक है। और जो हमारा क्वेश्चन था कि हम कितना छोड़ें कितना पढ़ें, मेरी ऑनेस्टली एडवाइस है कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे मैम ने बोला कि नॉट द होल मॉड्यूल बट सम चैप्टर, अगर उस कंडीशन में भी है तो भी एग्री है, लेकिन जो चैप्टर आप पढ़ेंगे, जैसे सपोज कीजिए बी मॉड्यूल में, पर बी मॉड्यूल में ऐसा नहीं चल पाएगा क्योंकि बी मॉड्यूल क्या है, सीक्वेंशियल है, मतलब एक के बाद एक चीज आगे निकल के आ रही। लेकिन जो आपका सी मॉड्यूल है उसमें आपने 6 या 7 चैप्टर है, उसमें से 2 चैप्टर ठीक से पढ़ लिए
तो हो सकता है कि उसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके वहां पर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, कल से 9:30 कीजिए ना। नहीं आप एक बात सुनिए जरा। अब देखो अब आप 8 बजे ठीक है रिक्वेस्टिंग सर। मोड से हट जाइए। सुनिए, अब आप रिक्वेस्टिंग मोड से हट जाइए। मैं आपको पिछले 2 वीक से बोल रहा हूँ कि रात के 8 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक अपना टाइम स्टडी में करिए। मैं ये मानता हूँ कि कुछ लोग डिले हो जा रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा कैसे न कैसे। और ऑफिस से अगर आने डिले में हो जा टाइम रहा लग जाता सर, 11 है 9 बजे क्या ऑफिस हुआ? से आने में टाइम लग जाता है ना सर। सर हम उस टाइम बाइक पे रहते हैं, हम हाँ कैसे बात तो अटेंड वही है करें? सर बात तो वही है ये सर। सबके साथ प्रॉब्लम है। सर ठीक है, एटलीस्ट हाफ एन आवर, सर एटलीस्ट हाफ एन आवर बढ़ा दो सर। हाँ सर, क्योंकि 8 बजे आप 8:30 कर दें। 8:30 कर दीजिए। हाँ 8:30 8:30 कर दो सर। 8:30 कर लूंगा, 8:30 मैनेज कर लूंगा। हाँ कुछ 8:30 हम जल्दी, यस सर, कुछ हम जल्दी करेंगे, कुछ आप लेट हो तो मामला साहब बैठ जाएगा सर। या तो सर जेआईवी वाला क्लास कर दीजिए सर पहले। नहीं तो आपको क्या लगता है इस समय जेआईबी क्लास नहीं चल रहा है क्या? अच्छा इस समय जेआईबी क्लास चल रहा है, वो दूसरे मैडम ले रही क्लास। अच्छा अभी 9:30 से फिर मेरे को क्लास लेना है जेआईबी। चलो हाँ मैं सर। सोचता हूँ, लेकिन प्लीज 1-2 दिन जरा वो नहीं, करिए। हम कोशिश ठीक है, कर रहे हैं सर हमारी तरफ से, लेकिन आप अपनी तरफ से करो सर। सर सिर्फ नहीं 8 मैंने तो घंटे 8 से 11 का टाइम रिजर्व कर लिया आप लोगों के लिए, चाहे जेआईबी हो चाहे सर JIB। 8:30 कीजिए सर। 8 तो हम घर में घुसते भी नहीं। 8:30 ये सही बात है सर। हम सर चलो मैं आगे बढ़ सोचता हूँ, लेंगे लेकिन 11:30 कल तक। नहीं किया मैंने कल के लिए नहीं किया, लेकिन मैं सोचता हूँ कुछ निकालता हूँ उसका हल। उनका जो जेआईबी ठीक का सर। वाला का डबल शेड्यूल है ना, उसको बाद में करता हूँ। मैं मैडम से बात करता हूँ, अगर वो 9 बजे बाद क्लास ले लेंगी तो ये पॉसिबल हो पाएगा। कल क्लास रहेगी ना? है कल क्लास रहेगी ना? हाँ, अभी हमारा ये है कि रेगुलर कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हमने आज 1 घंटा पढ़ा, लेकिन जो पढ़ा सॉलिड पढ़ा ना। यस सर। यस सर। तो इस तरह करेंगे। ठीक है, ओके चलो सर। ठीक है, मेरे को भी 9:30 बजे क्लास लेना है। ठीक है हाँ, सर, गुड नाइट सर। ओके सर। ओके सर। और आप लोग पढ़ाई करेंगे हाँ सर। ये टॉपिक को। इसका जो न्यूमेरिकल्स है, कल मैं पूछूंगा आपसे कितने लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए इसके, क्योंकि जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है तो उसके न्यूमेरिकल्स हैं लास्ट में, उनको करिए। और न्यूमेरिकल